नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें एडवेंचर, फैंटेसी, जंगल, जानवरों की दुनिया और इंसानों की गलतियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश एक साथ देखने को मिलता है। फिल्म का नाम है जंगल में दंगल, जिसे अंग्रेजी में डोरेमोन नोबिता एंड द एनिमल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ये फिल्म अपने कॉन्सेप्ट की वजह से बाकी डोरेमोन एडवेंचर से काफी अलग दिखाई देती है, क्योंकि इसमें हमें ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जहां जानवर केवल जंगल में रहने वाले जीव नहीं है, बल्कि उनके पास अपनी भाषा, अपनी सिविलाइजेशन, अपनी टेक्नोलॉजी और अपना समाज भी है। अब जरा सोचिए, अगर इंसानों की तरह जानवरों की भी एक विकसित दुनिया होती और उन्हें हमारी दुनिया के बारे में सब कुछ पता होता, तो वे इंसानों को किस नजर से देखते? यही सवाल इस फिल्म की कहानी को बेहद इंटरेस्टिंग बनाता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की सामान्य जिंदगी से होती है। हमेशा की तरह वो अपने आसपास की परेशानियों से जूझ रहा होता है और डोरेमोन से मदद की उम्मीद करता है। लेकिन इस बार उसका सामना एक ऐसी रहस्यमयी जगह से होता है जो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। धीरे धीरे उसे एक ऐसे संसार के बारे में पता चलता है जहां इंसानों के बजाय जानवरों ने अपनी अलग सिविलाइजेशन विकसित कर ली है। शुरुआत में ये दुनिया नोबिता के लिए किसी सपने जैसी होती है। यहां वो ऐसे जीवों से मिलता है जो इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं, अपने नियमों के अनुसार समाज चला सकते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोबिता को ये सब देखकर हैरानी भी होती है और एक्साइटमेंट भी। लेकिन फिल्म धीरे धीरे ये समझाने लगती है कि किसी भी सिविलाइजेशन का विकास केवल टेक्नोलॉजी से नहीं होता। उसके लिए समाज, जिम्मेदारी और प्रकृति के साथ संतुलन भी जरूरी होता है। यही इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण विचार है। एनिमल प्लैनेट की दुनिया को देखकर शुरुआत में ऐसा लगता है कि जानवरों ने इंसानों से बेहतर तरीके से अपना संसार बनाया है। लेकिन कहानी आगे बढ़ने पर दर्शक को समझ आता है कि इस दुनिया में भी समस्याएं मौजूद हैं और किसी भी समाज को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। नोबिता का कैरेक्टर इस जर्नी के दौरान काफी बदलता है। शुरुआत में वो इस दुनिया को केवल एक एडवेंचर की तरह देखता है। उसके लिए ये एक ऐसी जगह है जहां वो नए दोस्त बना सकता है और ऐसी चीजें देख सकता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन जब उसे इस दुनिया की वास्तविक समस्याओं का पता चलता है, तो उसकी सोच भी बदलने लगती है। उसे समझ आता है कि किसी दूसरे की परेशानी को सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाना सही नहीं है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। यही नोबिता के कैरेक्टर का इमोशनल डेवलपमेंट है। डोरेमोन हमेशा की तरह उसके साथ रहता है और अपने फ्यूचरिस्टिक गैजेट से कई मुश्किलों को आसान करता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि टेक्नोलॉजी किसी भी समस्या का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। अगर सोच सही नहीं है, तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी किसी काम की नहीं हो सकती। यही विचार फिल्म को आज के समय से जोड़ता है। आज इंसानों के पास पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी लगातार बढ़ रही हैं। जंगलों की कटाई, पोल्यूशन, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक इस्तेमाल और वाइल्ड लाइफ के लिए घटती जगह जैसी समस्याएं केवल जानवरों को ही नहीं, बल्कि पूरी धरती को प्रभावित करती हैं। जंगल में दंगल इन्हीं समस्याओं को एक फैंटेसी स्टोरी के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाती है। फिल्म का एक बड़ा सवाल है, क्या इंसानों को सिर्फ इसलिए बाकी जीवों से ज्यादा अधिकार मिल जाना चाहिए क्योंकि उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस है? अगर जानवर भी इंसानों की तरह समझदार होते, तो शायद वे भी इंसानों के फैसलों पर सवाल उठाते। यही सोच इस फिल्म को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। यहां जानवरों की सिविलाइजेशन एक तरह से इंसानी सोसाइटी का मिरर बन जाती है। हम उनकी दुनिया को देखकर अपनी दुनिया की कई समस्याओं को समझ सकते हैं। फिल्म में फ्रेंडशिप भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नोबिता जब एनिमल प्लैनेट के लोगों के करीब आता है, तो उसके लिए वे सिर्फ अलग स्पीशीज के जीव नहीं रह जाते, बल्कि दोस्त बन जाते हैं।
यही फ्रेंडशिप उसे इस दुनिया की समस्याओं को समझने और उनके लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी इस एडवेंचर में अपना योगदान देते हैं। सभी की पर्सनालिटीज अलग हैं, लेकिन जब कोई बड़ा खतरा सामने आता है तो उन्हें मिलकर काम करना पड़ता है। यही टीम वर्क फिल्म के एडवेंचर को ज्यादा एक्साइटिंग बनाता है। फिल्म का विजुअल वर्ल्ड भी इसकी बड़ी ताकत है। जंगल, जानवरों की सिविलाइजेशन, फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर्स और फैंटेसी एनवायरनमेंट्स मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो बच्चों को तुरंत आकर्षित करती है। साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक एडवेंचर और इमोशनल मोमेंट्स को और प्रभावशाली बनाता है। लेकिन इन सब के पीछे फिल्म का असली संदेश है। प्रकृति किसी एक स्पीशीज की संपत्ति नहीं है। धरती पर हर जीव का अपना महत्व है। अगर इंसान अपनी जरूरतों के लिए बाकी जीवों और उनके हैबिटेट को नष्ट करता रहेगा, तो इसका असर अंततः इंसानों पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि ये फिल्म केवल बच्चों की एडवेंचर मूवी नहीं रह जाती, बल्कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस की कहानी भी बन जाती है। मेरे अनुसार जंगल में दंगल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये किसी भारी भरकम लेक्चर की तरह एनवायरमेंटल मैसेज नहीं देती। इसके बजाय वह एक एंटरटेनिंग एडवेंचर के जरिए दर्शक को खुद सोचने का मौका देती है। जब हम एनिमल प्लैनेट के कैरेक्टर्स को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जिस तरह इंसान अपने घर और अपनी सिविलाइजेशन को महत्वपूर्ण मानता है, उसी तरह बाकी जीवों के लिए भी उनका संसार उतना ही महत्वपूर्ण है। और अगर कोई बाहरी ताकत उस संसार को खतरे में डाल दे, तो वे भी अपनी रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। यही आइडिया कहानी को आगे बढ़ाता है। अब नोबिता और उसके दोस्तों के सामने सिर्फ इस अनोखी दुनिया को देखने का सवाल नहीं है। धीरे उन्हें पता चलता है कि एनिमल प्लैनेट के सामने एक बड़ा खतरा आने वाला है, और अगर उन्होंने समय रहते कुछ नहीं किया तो इस पूरी सिविलाइजेशन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब उनकी यात्रा एक साधारण एडवेंचर से बदलकर एक ऐसी जिम्मेदारी बन जाती है जिसमें दोस्ती, साहस, टीम वर्क और प्रकृति की रक्षा चारों चीजें महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और यही से फिल्म का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अगले भाग में हम एनिमल प्लैनेट के मुख्य कैरेक्टर्स, इस दुनिया पर आने वाले खतरे, नोबिता के फैसलों और फिल्म के एनवायरमेंटल मैसेज का और गहराई से एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें एडवेंचर, फैंटेसी, जंगल, जानवरों की दुनिया और इंसानों की गलतियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश एक साथ देखने को मिलता है। फिल्म का नाम है जंगल में दंगल, जिसे अंग्रेजी में डोरेमोन नोबिता एंड द एनिमल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ये फिल्म अपने कॉन्सेप्ट की वजह से बाकी डोरेमोन एडवेंचर से काफी अलग दिखाई देती है, क्योंकि इसमें हमें ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जहां जानवर केवल जंगल में रहने वाले जीव नहीं है, बल्कि उनके पास अपनी भाषा, अपनी सिविलाइजेशन, अपनी टेक्नोलॉजी और अपना समाज भी है। अब जरा सोचिए, अगर इंसानों की तरह जानवरों की भी एक विकसित दुनिया होती और उन्हें हमारी दुनिया के बारे में सब कुछ पता होता, तो वे इंसानों को किस नजर से देखते? यही सवाल इस फिल्म की कहानी को बेहद इंटरेस्टिंग बनाता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की सामान्य जिंदगी से होती है। हमेशा की तरह वो अपने आसपास की परेशानियों से जूझ रहा होता है और डोरेमोन से मदद की उम्मीद करता है। लेकिन इस बार उसका सामना एक ऐसी रहस्यमयी जगह से होता है जो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। धीरे धीरे उसे एक ऐसे संसार के बारे में पता चलता है जहां इंसानों के बजाय जानवरों ने अपनी अलग सिविलाइजेशन विकसित कर ली है। शुरुआत में ये दुनिया नोबिता के लिए किसी सपने जैसी होती है। यहां वो ऐसे जीवों से मिलता है जो इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं, अपने नियमों के अनुसार समाज चला सकते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोबिता को ये सब देखकर हैरानी भी होती है और एक्साइटमेंट भी। लेकिन फिल्म धीरे धीरे ये समझाने लगती है कि किसी भी सिविलाइजेशन का विकास केवल टेक्नोलॉजी से नहीं होता। उसके लिए समाज, जिम्मेदारी और प्रकृति के साथ संतुलन भी जरूरी होता है। यही इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण विचार है।
एनिमल प्लैनेट की दुनिया को देखकर शुरुआत में ऐसा लगता है कि जानवरों ने इंसानों से बेहतर तरीके से अपना संसार बनाया है। लेकिन कहानी आगे बढ़ने पर दर्शक को समझ आता है कि इस दुनिया में भी समस्याएं मौजूद हैं और किसी भी समाज को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। नोबिता का कैरेक्टर इस जर्नी के दौरान काफी बदलता है। शुरुआत में वो इस दुनिया को केवल एक एडवेंचर की तरह देखता है। उसके लिए ये एक ऐसी जगह है जहां वो नए दोस्त बना सकता है और ऐसी चीजें देख सकता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन जब उसे इस दुनिया की वास्तविक समस्याओं का पता चलता है तो उसकी सोच भी बदलने लगती है। उसे समझ आता है कि किसी दूसरे की परेशानी को सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाना सही नहीं है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। यही नोबिता के कैरेक्टर का इमोशनल डेवलपमेंट है। डोरेमोन हमेशा की तरह उसके साथ रहता है और अपने फ्यूचरिस्टिक गैजेट से कई मुश्किलों को आसान करता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि टेक्नोलॉजी किसी भी समस्या का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। अगर सोच सही नहीं है तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी किसी काम की नहीं हो सकती। यही विचार फिल्म को आज के समय से जोड़ता है। आज इंसानों के पास पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी लगातार बढ़ रही हैं। जंगलों की कटाई, पोल्यूशन, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक इस्तेमाल और वाइल्ड लाइफ के लिए घटती जगह जैसी समस्याएं केवल जानवरों को ही नहीं बल्कि पूरी धरती को प्रभावित करती हैं। जंगल में दंगल इन्हीं समस्याओं को एक फैंटेसी स्टोरी के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाती है। फिल्म का एक बड़ा सवाल है, क्या इंसानों को सिर्फ इसलिए बाकी जीवों से ज्यादा अधिकार मिल जाना चाहिए क्योंकि उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस है? अगर जानवर भी इंसानों की तरह समझदार होते तो शायद वे भी इंसानों के फैसलों पर सवाल उठाते। यही सोच इस फिल्म को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। यहां जानवरों की सिविलाइजेशन एक तरह से इंसानी सोसाइटी का मिरर बन जाती है। हम उनकी दुनिया को देखकर अपनी दुनिया की कई समस्याओं को समझ सकते हैं। फिल्म में फ्रेंडशिप भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नोबिता जब एनिमल प्लैनेट के लोगों के करीब आता है तो उसके लिए वे सिर्फ अलग स्पीशीज के जीव नहीं रह जाते बल्कि दोस्त बन जाते हैं। यही फ्रेंडशिप उसे इस दुनिया की समस्याओं को समझने और उनके लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी इस एडवेंचर में अपना योगदान देते हैं। सभी की पर्सनालिटीज अलग हैं, लेकिन जब कोई बड़ा खतरा सामने आता है तो उन्हें मिलकर काम करना पड़ता है। यही टीम वर्क फिल्म के एडवेंचर को ज्यादा एक्साइटिंग बनाता है। फिल्म का विजुअल वर्ल्ड भी इसकी बड़ी ताकत है। जंगल, जानवरों की सिविलाइजेशन, फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर्स और फैंटेसी एनवायरनमेंट्स मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो बच्चों को तुरंत आकर्षित करती है। साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक एडवेंचर और इमोशनल मोमेंट्स को और प्रभावशाली बनाता है। लेकिन इन सब के पीछे फिल्म का असली संदेश है, प्रकृति किसी एक स्पीशीज की संपत्ति नहीं है। धरती पर हर जीव का अपना महत्व है। अगर इंसान अपनी जरूरतों के लिए बाकी जीवों और उनके हैबिटेट को नष्ट करता रहेगा तो इसका असर अंततः इंसानों पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि ये फिल्म केवल बच्चों की एडवेंचर मूवी नहीं रह जाती बल्कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस की कहानी भी बन जाती है। मेरे अनुसार जंगल में दंगल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये किसी भारी भरकम लेक्चर की तरह एनवायरमेंटल मैसेज नहीं देती। इसके बजाय वह एक एंटरटेनिंग एडवेंचर के जरिए दर्शक को खुद सोचने का मौका देती है। जब हम एनिमल प्लैनेट के कैरेक्टर्स को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जिस तरह इंसान अपने घर और अपनी सिविलाइजेशन को महत्वपूर्ण मानता है, उसी तरह बाकी जीवों के लिए भी उनका संसार उतना ही महत्वपूर्ण है। और अगर कोई बाहरी ताकत उस संसार को खतरे में डाल दे तो वे भी अपनी रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। यही आइडिया कहानी को आगे बढ़ाता है। अब नोबिता और उसके दोस्तों के सामने सिर्फ इस अनोखी दुनिया को देखने का सवाल नहीं है। धीरे उन्हें पता चलता है कि एनिमल प्लैनेट के सामने एक बड़ा खतरा आने वाला है और अगर उन्होंने समय रहते कुछ नहीं किया तो इस पूरी सिविलाइजेशन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है।
अब उनकी यात्रा एक साधारण एडवेंचर से बदलकर एक ऐसी जिम्मेदारी बन जाती है जिसमें दोस्ती, साहस, टीम वर्क और प्रकृति की रक्षा चारों चीजें महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और यही से फिल्म का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अगले भाग में हम एनिमल प्लैनेट के मुख्य कैरेक्टर्स, इस दुनिया पर आने वाले खतरे, नोबिता के फैसलों और फिल्म के एनवायरनमेंटल मैसेज का और गहराई से एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें एडवेंचर, फैंटेसी, जंगल, जानवरों की दुनिया और इंसानों की गलतियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश एक साथ देखने को मिलता है। फिल्म का नाम है जंगल में दंगल, जिसे अंग्रेजी में डोरेमोन नोबिता एंड द एनिमल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ये फिल्म अपने कॉन्सेप्ट की वजह से बाकी डोरेमोन एडवेंचर से काफी अलग दिखाई देती है, क्योंकि इसमें हमें ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जहां जानवर केवल जंगल में रहने वाले जीव नहीं है, बल्कि उनके पास अपनी भाषा, अपनी सिविलाइजेशन, अपनी टेक्नोलॉजी और अपना समाज भी है। अब जरा सोचिए, अगर इंसानों की तरह जानवरों की भी एक विकसित दुनिया होती और उन्हें हमारी दुनिया के बारे में सब कुछ पता होता, तो वे इंसानों को किस नजर से देखते? यही सवाल इस फिल्म की कहानी को बेहद इंटरेस्टिंग बनाता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की सामान्य जिंदगी से होती है। हमेशा की तरह वो अपने आसपास की परेशानियों से जूझ रहा होता है और डोरेमोन से मदद की उम्मीद करता है। लेकिन इस बार उसका सामना एक ऐसी रहस्यमयी जगह से होता है जो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। धीरे धीरे उसे एक ऐसे संसार के बारे में पता चलता है जहां इंसानों के बजाय जानवरों ने अपनी अलग सिविलाइजेशन विकसित कर ली है। शुरुआत में ये दुनिया नोबिता के लिए किसी सपने जैसी होती है। यहां वो ऐसे जीवों से मिलता है जो इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं, अपने नियमों के अनुसार समाज चला सकते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोबिता को ये सब देखकर हैरानी भी होती है और एक्साइटमेंट भी। लेकिन फिल्म धीरे धीरे ये समझाने लगती है कि किसी भी सिविलाइजेशन का विकास केवल टेक्नोलॉजी से नहीं होता। उसके लिए समाज, जिम्मेदारी और प्रकृति के साथ संतुलन भी जरूरी होता है। यही इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण विचार है। एनिमल प्लैनेट की दुनिया को देखकर शुरुआत में ऐसा लगता है कि जानवरों ने इंसानों से बेहतर तरीके से अपना संसार बनाया है। लेकिन कहानी आगे बढ़ने पर दर्शक को समझ आता है कि इस दुनिया में भी समस्याएं मौजूद हैं और किसी भी समाज को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। नोबिता का कैरेक्टर इस जर्नी के दौरान काफी बदलता है। शुरुआत में वो इस दुनिया को केवल एक एडवेंचर की तरह देखता है। उसके लिए ये एक ऐसी जगह है जहां वो नए दोस्त बना सकता है और ऐसी चीजें देख सकता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन जब उसे इस दुनिया की वास्तविक समस्याओं का पता चलता है, तो उसकी सोच भी बदलने लगती है। उसे समझ आता है कि किसी दूसरे की परेशानी को सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाना सही नहीं है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। यही नोबिता के कैरेक्टर का इमोशनल डेवलपमेंट है। डोरेमोन हमेशा की तरह उसके साथ रहता है और अपने फ्यूचरिस्टिक गैजेट से कई मुश्किलों को आसान करता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि टेक्नोलॉजी किसी भी समस्या का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। अगर सोच सही नहीं है, तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी किसी काम की नहीं हो सकती। यही विचार फिल्म को आज के समय से जोड़ता है। आज इंसानों के पास पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी लगातार बढ़ रही हैं। जंगलों की कटाई, पोल्यूशन, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक इस्तेमाल और वाइल्ड लाइफ के लिए घटती जगह जैसी समस्याएं केवल जानवरों को ही नहीं, बल्कि पूरी धरती को प्रभावित करती हैं। जंगल में दंगल इन्हीं समस्याओं को एक फैंटेसी स्टोरी के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाती है। फिल्म का एक बड़ा सवाल है, क्या इंसानों को सिर्फ इसलिए बाकी जीवों से ज्यादा अधिकार मिल जाना चाहिए क्योंकि उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस है? अगर जानवर भी इंसानों की तरह समझदार होते, तो शायद वे भी इंसानों के फैसलों पर सवाल उठाते।
यही सोच इस फिल्म को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। यहाँ जानवरों की सिविलाइजेशन एक तरह से इंसानी सोसाइटी का मिरर बन जाती है। हम उनकी दुनिया को देखकर अपनी दुनिया की कई समस्याओं को समझ सकते हैं। फिल्म में फ्रेंडशिप भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नोबिता जब एनिमल प्लैनेट के लोगों के करीब आता है तो उसके लिए वे सिर्फ अलग स्पीशीज के जीव नहीं रह जाते, बल्कि दोस्त बन जाते हैं। यही फ्रेंडशिप उसे इस दुनिया की समस्याओं को समझने और उनके लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी इस एडवेंचर में अपना योगदान देते हैं। सभी की पर्सनालिटीज अलग हैं, लेकिन जब कोई बड़ा खतरा सामने आता है तो उन्हें मिलकर काम करना पड़ता है। यही टीम वर्क फिल्म के एडवेंचर को ज्यादा एक्साइटिंग बनाता है। फिल्म का विजुअल वर्ल्ड भी इसकी बड़ी ताकत है। जंगल, जानवरों की सिविलाइजेशन, फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर्स और फैंटेसी एनवायरनमेंट्स मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो बच्चों को तुरंत आकर्षित करती है। साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक एडवेंचर और इमोशनल मोमेंट्स को और प्रभावशाली बनाता है। लेकिन इन सब के पीछे फिल्म का असली संदेश है। प्रकृति किसी एक स्पीशीज की संपत्ति नहीं है। धरती पर हर जीव का अपना महत्व है। अगर इंसान अपनी जरूरतों के लिए बाकी जीवों और उनके हैबिटेट को नष्ट करता रहेगा तो इसका असर अंततः इंसानों पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि ये फिल्म केवल बच्चों की एडवेंचर मूवी नहीं रह जाती, बल्कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस की कहानी भी बन जाती है। मेरे अनुसार जंगल में दंगल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये किसी भारी भरकम लेक्चर की तरह एनवायरमेंटल मैसेज नहीं देती। इसके बजाय वह एक एंटरटेनिंग एडवेंचर के जरिए दर्शक को खुद सोचने का मौका देती है। जब हम एनिमल प्लैनेट के कैरेक्टर्स को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जिस तरह इंसान अपने घर और अपनी सिविलाइजेशन को महत्वपूर्ण मानता है, उसी तरह बाकी जीवों के लिए भी उनका संसार उतना ही महत्वपूर्ण है। और अगर कोई बाहरी ताकत उस संसार को खतरे में डाल दे तो वे भी अपनी रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। यही आइडिया कहानी को आगे बढ़ाता है। अब नोबिता और उसके दोस्तों के सामने सिर्फ इस अनोखी दुनिया को देखने का सवाल नहीं है। धीरे उन्हें पता चलता है कि एनिमल प्लैनेट के सामने एक बड़ा खतरा आने वाला है, और अगर उन्होंने समय रहते कुछ नहीं किया तो इस पूरी सिविलाइजेशन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब उनकी यात्रा एक साधारण एडवेंचर से बदलकर एक ऐसी जिम्मेदारी बन जाती है जिसमें दोस्ती, साहस, टीम वर्क और प्रकृति की रक्षा चारों चीजें महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और यही से फिल्म का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अगले भाग में हम एनिमल प्लैनेट के मुख्य कैरेक्टर्स, इस दुनिया पर आने वाले खतरे, नोबिता के फैसलों और फिल्म के एनवायरमेंटल मैसेज का और गहराई से एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें एडवेंचर, फैंटेसी, जंगल, जानवरों की दुनिया और इंसानों की गलतियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश एक साथ देखने को मिलता है। फिल्म का नाम है जंगल में दंगल, जिसे अंग्रेजी में डोरेमोन नोबिता एंड द एनिमल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ये फिल्म अपने कॉन्सेप्ट की वजह से बाकी डोरेमोन एडवेंचर से काफी अलग दिखाई देती है, क्योंकि इसमें हमें ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जहां जानवर केवल जंगल में रहने वाले जीव नहीं है, बल्कि उनके पास अपनी भाषा, अपनी सिविलाइजेशन, अपनी टेक्नोलॉजी और अपना समाज भी है। अब जरा सोचिए, अगर इंसानों की तरह जानवरों की भी एक विकसित दुनिया होती और उन्हें हमारी दुनिया के बारे में सब कुछ पता होता, तो वे इंसानों को किस नजर से देखते? यही सवाल इस फिल्म की कहानी को बेहद इंटरेस्टिंग बनाता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की सामान्य जिंदगी से होती है। हमेशा की तरह वो अपने आसपास की परेशानियों से जूझ रहा होता है और डोरेमोन से मदद की उम्मीद करता है। लेकिन इस बार उसका सामना एक ऐसी रहस्यमयी जगह से होता है जो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। धीरे धीरे उसे एक ऐसे संसार के बारे में पता चलता है जहां इंसानों के बजाय जानवरों ने अपनी अलग सिविलाइजेशन विकसित कर ली है। शुरुआत में ये दुनिया नोबिता के लिए किसी सपने जैसी होती है। यहां वो ऐसे जीवों से मिलता है जो इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं,
अपने नियमों के अनुसार समाज चला सकते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोबिता को ये सब देखकर हैरानी भी होती है और एक्साइटमेंट भी। लेकिन फिल्म धीरे धीरे ये समझाने लगती है कि किसी भी सिविलाइजेशन का विकास केवल टेक्नोलॉजी से नहीं होता। उसके लिए समाज, जिम्मेदारी और प्रकृति के साथ संतुलन भी जरूरी होता है। यही इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण विचार है। एनिमल प्लैनेट की दुनिया को देखकर शुरुआत में ऐसा लगता है कि जानवरों ने इंसानों से बेहतर तरीके से अपना संसार बनाया है। लेकिन कहानी आगे बढ़ने पर दर्शक को समझ आता है कि इस दुनिया में भी समस्याएं मौजूद हैं और किसी भी समाज को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। नोबिता का कैरेक्टर इस जर्नी के दौरान काफी बदलता है। शुरुआत में वो इस दुनिया को केवल एक एडवेंचर की तरह देखता है। उसके लिए ये एक ऐसी जगह है जहां वो नए दोस्त बना सकता है और ऐसी चीजें देख सकता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन जब उसे इस दुनिया की वास्तविक समस्याओं का पता चलता है तो उसकी सोच भी बदलने लगती है। उसे समझ आता है कि किसी दूसरे की परेशानी को सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाना सही नहीं है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। यही नोबिता के कैरेक्टर का इमोशनल डेवलपमेंट है। डोरेमोन हमेशा की तरह उसके साथ रहता है और अपने फ्यूचरिस्टिक गैजेट से कई मुश्किलों को आसान करता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि टेक्नोलॉजी किसी भी समस्या का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। अगर सोच सही नहीं है तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी किसी काम की नहीं हो सकती। यही विचार फिल्म को आज के समय से जोड़ता है। आज इंसानों के पास पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी लगातार बढ़ रही हैं। जंगलों की कटाई, पोल्यूशन, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक इस्तेमाल और वाइल्ड लाइफ के लिए घटती जगह जैसी समस्याएं केवल जानवरों को ही नहीं बल्कि पूरी धरती को प्रभावित करती हैं। जंगल में दंगल इन्हीं समस्याओं को एक फैंटेसी स्टोरी के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाती है। फिल्म का एक बड़ा सवाल है, क्या इंसानों को सिर्फ इसलिए बाकी जीवों से ज्यादा अधिकार मिल जाना चाहिए क्योंकि उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस है? अगर जानवर भी इंसानों की तरह समझदार होते तो शायद वे भी इंसानों के फैसलों पर सवाल उठाते। यही सोच इस फिल्म को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। यहां जानवरों की सिविलाइजेशन एक तरह से इंसानी सोसाइटी का मिरर बन जाती है। हम उनकी दुनिया को देखकर अपनी दुनिया की कई समस्याओं को समझ सकते हैं। फिल्म में फ्रेंडशिप भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नोबिता जब एनिमल प्लैनेट के लोगों के करीब आता है तो उसके लिए वे सिर्फ अलग स्पीशीज के जीव नहीं रह जाते बल्कि दोस्त बन जाते हैं। यही फ्रेंडशिप उसे इस दुनिया की समस्याओं को समझने और उनके लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी इस एडवेंचर में अपना योगदान देते हैं। सभी की पर्सनालिटीज अलग हैं, लेकिन जब कोई बड़ा खतरा सामने आता है तो उन्हें मिलकर काम करना पड़ता है। यही टीम वर्क फिल्म के एडवेंचर को ज्यादा एक्साइटिंग बनाता है। फिल्म का विजुअल वर्ल्ड भी इसकी बड़ी ताकत है। जंगल, जानवरों की सिविलाइजेशन, फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर्स और फैंटेसी एनवायरनमेंट्स मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो बच्चों को तुरंत आकर्षित करती है। साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक एडवेंचर और इमोशनल मोमेंट्स को और प्रभावशाली बनाता है। लेकिन इन सब के पीछे फिल्म का असली संदेश है, प्रकृति किसी एक स्पीशीज की संपत्ति नहीं है। धरती पर हर जीव का अपना महत्व है। अगर इंसान अपनी जरूरतों के लिए बाकी जीवों और उनके हैबिटेट को नष्ट करता रहेगा तो इसका असर अंततः इंसानों पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि ये फिल्म केवल बच्चों की एडवेंचर मूवी नहीं रह जाती बल्कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस की कहानी भी बन जाती है। मेरे अनुसार जंगल में दंगल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये किसी भारी भरकम लेक्चर की तरह एनवायरमेंटल मैसेज नहीं देती। इसके बजाय वह एक एंटरटेनिंग एडवेंचर के जरिए दर्शक को खुद सोचने का मौका देती है। जब हम एनिमल प्लैनेट के कैरेक्टर्स को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जिस तरह इंसान अपने घर और अपनी सिविलाइजेशन को महत्वपूर्ण मानता है, उसी तरह बाकी जीवों के लिए भी उनका संसार उतना ही महत्वपूर्ण है। और अगर कोई बाहरी ताकत
उस संसार को खतरे में डाल दे तो वे भी अपनी रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। यही आइडिया कहानी को आगे बढ़ाता है। अब नोबिता और उसके दोस्तों के सामने सिर्फ इस अनोखी दुनिया को देखने का सवाल नहीं है। धीरे उन्हें पता चलता है कि एनिमल प्लैनेट के सामने एक बड़ा खतरा आने वाला है, और अगर उन्होंने समय रहते कुछ नहीं किया तो इस पूरी सिविलाइजेशन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब उनकी यात्रा एक साधारण एडवेंचर से बदलकर एक ऐसी जिम्मेदारी बन जाती है जिसमें दोस्ती, साहस, टीम वर्क और प्रकृति की रक्षा चारों चीजें महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और यही से फिल्म का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अगले भाग में हम एनिमल प्लैनेट के मुख्य कैरेक्टर्स, इस दुनिया पर आने वाले खतरे, नोबिता के फैसलों और फिल्म के एनवायरमेंटल मैसेज का और गहराई से एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें एडवेंचर, फैंटेसी, जंगल, जानवरों की दुनिया और इंसानों की गलतियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश एक साथ देखने को मिलता है। फिल्म का नाम है जंगल में दंगल, जिसे अंग्रेजी में डोरेमोन नोबिता एंड द एनिमल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ये फिल्म अपने कॉन्सेप्ट की वजह से बाकी डोरेमोन एडवेंचर से काफी अलग दिखाई देती है, क्योंकि इसमें हमें ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जहां जानवर केवल जंगल में रहने वाले जीव नहीं है, बल्कि उनके पास अपनी भाषा, अपनी सिविलाइजेशन, अपनी टेक्नोलॉजी और अपना समाज भी है। अब जरा सोचिए, अगर इंसानों की तरह जानवरों की भी एक विकसित दुनिया होती और उन्हें हमारी दुनिया के बारे में सब कुछ पता होता, तो वे इंसानों को किस नजर से देखते? यही सवाल इस फिल्म की कहानी को बेहद इंटरेस्टिंग बनाता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की सामान्य जिंदगी से होती है। हमेशा की तरह वो अपने आसपास की परेशानियों से जूझ रहा होता है और डोरेमोन से मदद की उम्मीद करता है। लेकिन इस बार उसका सामना एक ऐसी रहस्यमयी जगह से होता है जो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। धीरे धीरे उसे एक ऐसे संसार के बारे में पता चलता है जहां इंसानों के बजाय जानवरों ने अपनी अलग सिविलाइजेशन विकसित कर ली है। शुरुआत में ये दुनिया नोबिता के लिए किसी सपने जैसी होती है। यहां वो ऐसे जीवों से मिलता है जो इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं, अपने नियमों के अनुसार समाज चला सकते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोबिता को ये सब देखकर हैरानी भी होती है और एक्साइटमेंट भी। लेकिन फिल्म धीरे धीरे ये समझाने लगती है कि किसी भी सिविलाइजेशन का विकास केवल टेक्नोलॉजी से नहीं होता। उसके लिए समाज, जिम्मेदारी और प्रकृति के साथ संतुलन भी जरूरी होता है। यही इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण विचार है। एनिमल प्लैनेट की दुनिया को देखकर शुरुआत में ऐसा लगता है कि जानवरों ने इंसानों से बेहतर तरीके से अपना संसार बनाया है। लेकिन कहानी आगे बढ़ने पर दर्शक को समझ आता है कि इस दुनिया में भी समस्याएं मौजूद हैं और किसी भी समाज को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। नोबिता का कैरेक्टर इस जर्नी के दौरान काफी बदलता है। शुरुआत में वो इस दुनिया को केवल एक एडवेंचर की तरह देखता है। उसके लिए ये एक ऐसी जगह है जहां वो नए दोस्त बना सकता है और ऐसी चीजें देख सकता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन जब उसे इस दुनिया की वास्तविक समस्याओं का पता चलता है तो उसकी सोच भी बदलने लगती है। उसे समझ आता है कि किसी दूसरे की परेशानी को सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाना सही नहीं है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। यही नोबिता के कैरेक्टर का इमोशनल डेवलपमेंट है। डोरेमोन हमेशा की तरह उसके साथ रहता है और अपने फ्यूचरिस्टिक गैजेट से कई मुश्किलों को आसान करता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि टेक्नोलॉजी किसी भी समस्या का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। अगर सोच सही नहीं है तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी किसी काम की नहीं हो सकती। यही विचार फिल्म को आज के समय से जोड़ता है। आज इंसानों के पास पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी लगातार बढ़ रही हैं। जंगलों की कटाई, पोल्यूशन, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक इस्तेमाल और वाइल्ड लाइफ के लिए घटती जगह जैसी समस्याएं केवल जानवरों को ही नहीं बल्कि पूरी धरती को प्रभावित करती हैं।
जंगल में दंगल इन्हीं समस्याओं को एक फैंटेसी स्टोरी के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाती है। फिल्म का एक बड़ा सवाल है, क्या इंसानों को सिर्फ इसलिए बाकी जीवों से ज्यादा अधिकार मिल जाना चाहिए क्योंकि उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस है? अगर जानवर भी इंसानों की तरह समझदार होते तो शायद वे भी इंसानों के फैसलों पर सवाल उठाते। यही सोच इस फिल्म को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। यहां जानवरों की सिविलाइजेशन एक तरह से इंसानी सोसाइटी का मिरर बन जाती है। हम उनकी दुनिया को देखकर अपनी दुनिया की कई समस्याओं को समझ सकते हैं। फिल्म में फ्रेंडशिप भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नोबिता जब एनिमल प्लैनेट के लोगों के करीब आता है तो उसके लिए वे सिर्फ अलग स्पीशीज के जीव नहीं रह जाते, बल्कि दोस्त बन जाते हैं। यही फ्रेंडशिप उसे इस दुनिया की समस्याओं को समझने और उनके लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी इस एडवेंचर में अपना योगदान देते हैं। सभी की पर्सनालिटीज अलग हैं, लेकिन जब कोई बड़ा खतरा सामने आता है तो उन्हें मिलकर काम करना पड़ता है। यही टीम वर्क फिल्म के एडवेंचर को ज्यादा एक्साइटिंग बनाता है। फिल्म का विजुअल वर्ल्ड भी इसकी बड़ी ताकत है। जंगल, जानवरों की सिविलाइजेशन, फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर्स और फैंटेसी एनवायरनमेंट्स मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो बच्चों को तुरंत आकर्षित करती है। साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक एडवेंचर और इमोशनल मोमेंट्स को और प्रभावशाली बनाता है। लेकिन इन सब के पीछे फिल्म का असली संदेश है, प्रकृति किसी एक स्पीशीज की संपत्ति नहीं है। धरती पर हर जीव का अपना महत्व है। अगर इंसान अपनी जरूरतों के लिए बाकी जीवों और उनके हैबिटेट को नष्ट करता रहेगा तो इसका असर अंततः इंसानों पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि ये फिल्म केवल बच्चों की एडवेंचर मूवी नहीं रह जाती, बल्कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस की कहानी भी बन जाती है। मेरे अनुसार जंगल में दंगल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये किसी भारी भरकम लेक्चर की तरह एनवायरमेंटल मैसेज नहीं देती। इसके बजाय वह एक एंटरटेनिंग एडवेंचर के जरिए दर्शक को खुद सोचने का मौका देती है। जब हम एनिमल प्लैनेट के कैरेक्टर्स को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जिस तरह इंसान अपने घर और अपनी सिविलाइजेशन को महत्वपूर्ण मानता है, उसी तरह बाकी जीवों के लिए भी उनका संसार उतना ही महत्वपूर्ण है। और अगर कोई बाहरी ताकत उस संसार को खतरे में डाल दे तो वे भी अपनी रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। यही आइडिया कहानी को आगे बढ़ाता है। अब नोबिता और उसके दोस्तों के सामने सिर्फ इस अनोखी दुनिया को देखने का सवाल नहीं है। धीरे उन्हें पता चलता है कि एनिमल प्लैनेट के सामने एक बड़ा खतरा आने वाला है, और अगर उन्होंने समय रहते कुछ नहीं किया तो इस पूरी सिविलाइजेशन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब उनकी यात्रा एक साधारण एडवेंचर से बदलकर एक ऐसी जिम्मेदारी बन जाती है जिसमें दोस्ती, साहस, टीम वर्क और प्रकृति की रक्षा चारों चीजें महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और यही से फिल्म का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अगले भाग में हम एनिमल प्लैनेट के मुख्य कैरेक्टर्स, इस दुनिया पर आने वाले खतरे, नोबिता के फैसलों और फिल्म के एनवायरमेंटल मैसेज का और गहराई से एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें एडवेंचर, फैंटेसी, जंगल, जानवरों की दुनिया और इंसानों की गलतियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश एक साथ देखने को मिलता है। फिल्म का नाम है जंगल में दंगल, जिसे अंग्रेजी में डोरेमोन नोबिता एंड द एनिमल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ये फिल्म अपने कॉन्सेप्ट की वजह से बाकी डोरेमोन एडवेंचर से काफी अलग दिखाई देती है, क्योंकि इसमें हमें ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जहां जानवर केवल जंगल में रहने वाले जीव नहीं है, बल्कि उनके पास अपनी भाषा, अपनी सिविलाइजेशन, अपनी टेक्नोलॉजी और अपना समाज भी है। अब जरा सोचिए, अगर इंसानों की तरह जानवरों की भी एक विकसित दुनिया होती और उन्हें हमारी दुनिया के बारे में सब कुछ पता होता तो वे इंसानों को किस नजर से देखते? यही सवाल इस फिल्म की कहानी को बेहद इंटरेस्टिंग बनाता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की सामान्य जिंदगी से होती है। हमेशा की तरह वो अपने आसपास की परेशानियों से जूझ रहा होता है और डोरेमोन से मदद की उम्मीद करता है। लेकिन इस बार
उसका सामना एक ऐसी रहस्यमयी जगह से होता है जो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। धीरे धीरे उसे एक ऐसे संसार के बारे में पता चलता है जहां इंसानों के बजाय जानवरों ने अपनी अलग सिविलाइजेशन विकसित कर ली है। शुरुआत में ये दुनिया नोबिता के लिए किसी सपने जैसी होती है। यहां वो ऐसे जीवों से मिलता है जो इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं, अपने नियमों के अनुसार समाज चला सकते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोबिता को ये सब देखकर हैरानी भी होती है और एक्साइटमेंट भी। लेकिन फिल्म धीरे धीरे ये समझाने लगती है कि किसी भी सिविलाइजेशन का विकास केवल टेक्नोलॉजी से नहीं होता। उसके लिए समाज, जिम्मेदारी और प्रकृति के साथ संतुलन भी जरूरी होता है। यही इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण विचार है। एनिमल प्लैनेट की दुनिया को देखकर शुरुआत में ऐसा लगता है कि जानवरों ने इंसानों से बेहतर तरीके से अपना संसार बनाया है। लेकिन कहानी आगे बढ़ने पर दर्शक को समझ आता है कि इस दुनिया में भी समस्याएं मौजूद हैं और किसी भी समाज को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। नोबिता का कैरेक्टर इस जर्नी के दौरान काफी बदलता है। शुरुआत में वो इस दुनिया को केवल एक एडवेंचर की तरह देखता है। उसके लिए ये एक ऐसी जगह है जहां वो नए दोस्त बना सकता है और ऐसी चीजें देख सकता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन जब उसे इस दुनिया की वास्तविक समस्याओं का पता चलता है तो उसकी सोच भी बदलने लगती है। उसे समझ आता है कि किसी दूसरे की परेशानी को सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाना सही नहीं है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। यही नोबिता के कैरेक्टर का इमोशनल डेवलपमेंट है। डोरेमोन हमेशा की तरह उसके साथ रहता है और अपने फ्यूचरिस्टिक गैजेट से कई मुश्किलों को आसान करता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि टेक्नोलॉजी किसी भी समस्या का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। अगर सोच सही नहीं है तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी किसी काम की नहीं हो सकती। यही विचार फिल्म को आज के समय से जोड़ता है। आज इंसानों के पास पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी लगातार बढ़ रही हैं। जंगलों की कटाई, पोल्यूशन, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक इस्तेमाल और वाइल्ड लाइफ के लिए घटती जगह जैसी समस्याएं केवल जानवरों को ही नहीं बल्कि पूरी धरती को प्रभावित करती हैं। जंगल में दंगल इन्हीं समस्याओं को एक फैंटेसी स्टोरी के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाती है। फिल्म का एक बड़ा सवाल है, क्या इंसानों को सिर्फ इसलिए बाकी जीवों से ज्यादा अधिकार मिल जाना चाहिए क्योंकि उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस है? अगर जानवर भी इंसानों की तरह समझदार होते तो शायद वे भी इंसानों के फैसलों पर सवाल उठाते। यही सोच इस फिल्म को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। यहां जानवरों की सिविलाइजेशन एक तरह से इंसानी सोसाइटी का मिरर बन जाती है। हम उनकी दुनिया को देखकर अपनी दुनिया की कई समस्याओं को समझ सकते हैं। फिल्म में फ्रेंडशिप भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नोबिता जब एनिमल प्लैनेट के लोगों के करीब आता है तो उसके लिए वे सिर्फ अलग स्पीशीज के जीव नहीं रह जाते बल्कि दोस्त बन जाते हैं। यही फ्रेंडशिप उसे इस दुनिया की समस्याओं को समझने और उनके लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी इस एडवेंचर में अपना योगदान देते हैं। सभी की पर्सनालिटीज अलग हैं, लेकिन जब कोई बड़ा खतरा सामने आता है तो उन्हें मिलकर काम करना पड़ता है। यही टीम वर्क फिल्म के एडवेंचर को ज्यादा एक्साइटिंग बनाता है। फिल्म का विजुअल वर्ल्ड भी इसकी बड़ी ताकत है। जंगल, जानवरों की सिविलाइजेशन, फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर्स और फैंटेसी एनवायरनमेंट्स मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो बच्चों को तुरंत आकर्षित करती है। साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक एडवेंचर और इमोशनल मोमेंट्स को और प्रभावशाली बनाता है। लेकिन इन सब के पीछे फिल्म का असली संदेश है, प्रकृति किसी एक स्पीशीज की संपत्ति नहीं है। धरती पर हर जीव का अपना महत्व है। अगर इंसान अपनी जरूरतों के लिए बाकी जीवों और उनके हैबिटेट को नष्ट करता रहेगा तो इसका असर अंततः इंसानों पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि ये फिल्म केवल बच्चों की एडवेंचर मूवी नहीं रह जाती, बल्कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस की कहानी भी बन जाती है। मेरे अनुसार जंगल में दंगल की सबसे बड़ी खूबी यह है
कि ये किसी भारी भरकम लेक्चर की तरह एनवायरमेंटल मैसेज नहीं देती। इसके बजाय वह एक एंटरटेनिंग एडवेंचर के जरिए दर्शक को खुद सोचने का मौका देती है। जब हम एनिमल प्लैनेट के कैरेक्टर्स को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जिस तरह इंसान अपने घर और अपनी सिविलाइजेशन को महत्वपूर्ण मानता है, उसी तरह बाकी जीवों के लिए भी उनका संसार उतना ही महत्वपूर्ण है। और अगर कोई बाहरी ताकत उस संसार को खतरे में डाल दे तो वे भी अपनी रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। यही आइडिया कहानी को आगे बढ़ाता है। अब नोबिता और उसके दोस्तों के सामने सिर्फ इस अनोखी दुनिया को देखने का सवाल नहीं है। धीरे उन्हें पता चलता है कि एनिमल प्लैनेट के सामने एक बड़ा खतरा आने वाला है, और अगर उन्होंने समय रहते कुछ नहीं किया तो इस पूरी सिविलाइजेशन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब उनकी यात्रा एक साधारण एडवेंचर से बदलकर एक ऐसी जिम्मेदारी बन जाती है जिसमें दोस्ती, साहस, टीम वर्क और प्रकृति की रक्षा चारों चीजें महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और यही से फिल्म का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अगले भाग में हम एनिमल प्लैनेट के मुख्य कैरेक्टर्स, इस दुनिया पर आने वाले खतरे, नोबिता के फैसलों और फिल्म के एनवायरमेंटल मैसेज का और गहराई से एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें एडवेंचर, फैंटेसी, जंगल, जानवरों की दुनिया और इंसानों की गलतियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश एक साथ देखने को मिलता है। फिल्म का नाम है जंगल में दंगल, जिसे अंग्रेजी में डोरेमोन नोबिता एंड द एनिमल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ये फिल्म अपने कॉन्सेप्ट की वजह से बाकी डोरेमोन एडवेंचर से काफी अलग दिखाई देती है, क्योंकि इसमें हमें ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जहां जानवर केवल जंगल में रहने वाले जीव नहीं है, बल्कि उनके पास अपनी भाषा, अपनी सिविलाइजेशन, अपनी टेक्नोलॉजी और अपना समाज भी है। अब जरा सोचिए, अगर इंसानों की तरह जानवरों की भी एक विकसित दुनिया होती और उन्हें हमारी दुनिया के बारे में सब कुछ पता होता, तो वे इंसानों को किस नजर से देखते? यही सवाल इस फिल्म की कहानी को बेहद इंटरेस्टिंग बनाता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की सामान्य जिंदगी से होती है। हमेशा की तरह वो अपने आसपास की परेशानियों से जूझ रहा होता है और डोरेमोन से मदद की उम्मीद करता है। लेकिन इस बार उसका सामना एक ऐसी रहस्यमयी जगह से होता है जो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। धीरे धीरे उसे एक ऐसे संसार के बारे में पता चलता है जहां इंसानों के बजाय जानवरों ने अपनी अलग सिविलाइजेशन विकसित कर ली है। शुरुआत में ये दुनिया नोबिता के लिए किसी सपने जैसी होती है। यहां वो ऐसे जीवों से मिलता है जो इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं, अपने नियमों के अनुसार समाज चला सकते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोबिता को ये सब देखकर हैरानी भी होती है और एक्साइटमेंट भी। लेकिन फिल्म धीरे धीरे ये समझाने लगती है कि किसी भी सिविलाइजेशन का विकास केवल टेक्नोलॉजी से नहीं होता। उसके लिए समाज, जिम्मेदारी और प्रकृति के साथ संतुलन भी जरूरी होता है। यही इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण विचार है। एनिमल प्लैनेट की दुनिया को देखकर शुरुआत में ऐसा लगता है कि जानवरों ने इंसानों से बेहतर तरीके से अपना संसार बनाया है। लेकिन कहानी आगे बढ़ने पर दर्शक को समझ आता है कि इस दुनिया में भी समस्याएं मौजूद हैं और किसी भी समाज को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। नोबिता का कैरेक्टर इस जर्नी के दौरान काफी बदलता है। शुरुआत में वो इस दुनिया को केवल एक एडवेंचर की तरह देखता है। उसके लिए ये एक ऐसी जगह है जहां वो नए दोस्त बना सकता है और ऐसी चीजें देख सकता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन जब उसे इस दुनिया की वास्तविक समस्याओं का पता चलता है तो उसकी सोच भी बदलने लगती है। उसे समझ आता है कि किसी दूसरे की परेशानी को सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाना सही नहीं है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। यही नोबिता के कैरेक्टर का इमोशनल डेवलपमेंट है। डोरेमोन हमेशा की तरह उसके साथ रहता है और अपने फ्यूचरिस्टिक गैजेट से कई मुश्किलों को आसान करता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि टेक्नोलॉजी किसी भी समस्या का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। अगर सोच सही नहीं है तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी
किसी काम की नहीं हो सकती। यही विचार फिल्म को आज के समय से जोड़ता है। आज इंसानों के पास पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी लगातार बढ़ रही हैं। जंगलों की कटाई, पोल्यूशन, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक इस्तेमाल और वाइल्ड लाइफ के लिए घटती जगह जैसी समस्याएं केवल जानवरों को ही नहीं, बल्कि पूरी धरती को प्रभावित करती हैं। जंगल में दंगल इन्हीं समस्याओं को एक फैंटेसी स्टोरी के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाती है। फिल्म का एक बड़ा सवाल है, क्या इंसानों को सिर्फ इसलिए बाकी जीवों से ज्यादा अधिकार मिल जाना चाहिए क्योंकि उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस है? अगर जानवर भी इंसानों की तरह समझदार होते तो शायद वे भी इंसानों के फैसलों पर सवाल उठाते। यही सोच इस फिल्म को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। यहां जानवरों की सिविलाइजेशन एक तरह से इंसानी सोसाइटी का मिरर बन जाती है। हम उनकी दुनिया को देखकर अपनी दुनिया की कई समस्याओं को समझ सकते हैं। फिल्म में फ्रेंडशिप भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नोबिता जब एनिमल प्लैनेट के लोगों के करीब आता है तो उसके लिए वे सिर्फ अलग स्पीशीज के जीव नहीं रह जाते, बल्कि दोस्त बन जाते हैं। यही फ्रेंडशिप उसे इस दुनिया की समस्याओं को समझने और उनके लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी इस एडवेंचर में अपना योगदान देते हैं। सभी की पर्सनालिटीज अलग हैं, लेकिन जब कोई बड़ा खतरा सामने आता है तो उन्हें मिलकर काम करना पड़ता है। यही टीम वर्क फिल्म के एडवेंचर को ज्यादा एक्साइटिंग बनाता है। फिल्म का विजुअल वर्ल्ड भी इसकी बड़ी ताकत है। जंगल, जानवरों की सिविलाइजेशन, फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर्स और फैंटेसी एनवायरनमेंट्स मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो बच्चों को तुरंत आकर्षित करती है। साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक एडवेंचर और इमोशनल मोमेंट्स को और प्रभावशाली बनाता है। लेकिन इन सब के पीछे फिल्म का असली संदेश है, प्रकृति किसी एक स्पीशीज की संपत्ति नहीं है। धरती पर हर जीव का अपना महत्व है। अगर इंसान अपनी जरूरतों के लिए बाकी जीवों और उनके हैबिटेट को नष्ट करता रहेगा तो इसका असर अंततः इंसानों पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि ये फिल्म केवल बच्चों की एडवेंचर मूवी नहीं रह जाती, बल्कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस की कहानी भी बन जाती है। मेरे अनुसार जंगल में दंगल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये किसी भारी भरकम लेक्चर की तरह एनवायरमेंटल मैसेज नहीं देती। इसके बजाय वह एक एंटरटेनिंग एडवेंचर के जरिए दर्शक को खुद सोचने का मौका देती है। जब हम एनिमल प्लैनेट के कैरेक्टर्स को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जिस तरह इंसान अपने घर और अपनी सिविलाइजेशन को महत्वपूर्ण मानता है, उसी तरह बाकी जीवों के लिए भी उनका संसार उतना ही महत्वपूर्ण है। और अगर कोई बाहरी ताकत उस संसार को खतरे में डाल दे तो वे भी अपनी रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। यही आइडिया कहानी को आगे बढ़ाता है। अब नोबिता और उसके दोस्तों के सामने सिर्फ इस अनोखी दुनिया को देखने का सवाल नहीं है। धीरे उन्हें पता चलता है कि एनिमल प्लैनेट के सामने एक बड़ा खतरा आने वाला है, और अगर उन्होंने समय रहते कुछ नहीं किया तो इस पूरी सिविलाइजेशन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब उनकी यात्रा एक साधारण एडवेंचर से बदलकर एक ऐसी जिम्मेदारी बन जाती है जिसमें दोस्ती, साहस, टीम वर्क और प्रकृति की रक्षा चारों चीजें महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और यही से फिल्म का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अगले भाग में हम एनिमल प्लैनेट के मुख्य कैरेक्टर्स, इस दुनिया पर आने वाले खतरे, नोबिता के फैसलों और फिल्म के एनवायरमेंटल मैसेज का और गहराई से एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें एडवेंचर, फैंटेसी, जंगल, जानवरों की दुनिया और इंसानों की गलतियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश एक साथ देखने को मिलता है। फिल्म का नाम है जंगल में दंगल, जिसे अंग्रेजी में डोरेमोन नोबिता एंड द एनिमल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ये फिल्म अपने कॉन्सेप्ट की वजह से बाकी डोरेमोन एडवेंचर से काफी अलग दिखाई देती है, क्योंकि इसमें हमें ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जहां जानवर केवल जंगल में रहने वाले जीव नहीं है, बल्कि उनके पास अपनी भाषा, अपनी सिविलाइजेशन, अपनी टेक्नोलॉजी और अपना समाज भी है। अब जरा सोचिए,
अगर इंसानों की तरह जानवरों की भी एक विकसित दुनिया होती और उन्हें हमारी दुनिया के बारे में सब कुछ पता होता, तो वे इंसानों को किस नज़र से देखते? यही सवाल इस फिल्म की कहानी को बेहद इंटरेस्टिंग बनाता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की सामान्य जिंदगी से होती है। हमेशा की तरह वो अपने आसपास की परेशानियों से जूझ रहा होता है और डोरेमोन से मदद की उम्मीद करता है। लेकिन इस बार उसका सामना एक ऐसी रहस्यमयी जगह से होता है जो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। धीरे धीरे उसे एक ऐसे संसार के बारे में पता चलता है जहां इंसानों के बजाय जानवरों ने अपनी अलग सिविलाइजेशन विकसित कर ली है। शुरुआत में ये दुनिया नोबिता के लिए किसी सपने जैसी होती है। यहां वो ऐसे जीवों से मिलता है जो इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं, अपने नियमों के अनुसार समाज चला सकते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोबिता को ये सब देखकर हैरानी भी होती है और एक्साइटमेंट भी। लेकिन फिल्म धीरे धीरे ये समझाने लगती है कि किसी भी सिविलाइजेशन का विकास केवल टेक्नोलॉजी से नहीं होता। उसके लिए समाज, जिम्मेदारी और प्रकृति के साथ संतुलन भी जरूरी होता है। यही इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण विचार है। एनिमल प्लैनेट की दुनिया को देखकर शुरुआत में ऐसा लगता है कि जानवरों ने इंसानों से बेहतर तरीके से अपना संसार बनाया है। लेकिन कहानी आगे बढ़ने पर दर्शक को समझ आता है कि इस दुनिया में भी समस्याएं मौजूद हैं और किसी भी समाज को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। नोबिता का कैरेक्टर इस जर्नी के दौरान काफी बदलता है। शुरुआत में वो इस दुनिया को केवल एक एडवेंचर की तरह देखता है। उसके लिए ये एक ऐसी जगह है जहां वो नए दोस्त बना सकता है और ऐसी चीजें देख सकता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन जब उसे इस दुनिया की वास्तविक समस्याओं का पता चलता है तो उसकी सोच भी बदलने लगती है। उसे समझ आता है कि किसी दूसरे की परेशानी को सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाना सही नहीं है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। यही नोबिता के कैरेक्टर का इमोशनल डेवलपमेंट है। डोरेमोन हमेशा की तरह उसके साथ रहता है और अपने फ्यूचरिस्टिक गैजेट से कई मुश्किलों को आसान करता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि टेक्नोलॉजी किसी भी समस्या का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। अगर सोच सही नहीं है तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी किसी काम की नहीं हो सकती। यही विचार फिल्म को आज के समय से जोड़ता है। आज इंसानों के पास पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी लगातार बढ़ रही हैं। जंगलों की कटाई, पोल्यूशन, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक इस्तेमाल और वाइल्ड लाइफ के लिए घटती जगह जैसी समस्याएं केवल जानवरों को ही नहीं बल्कि पूरी धरती को प्रभावित करती हैं। जंगल में दंगल इन्हीं समस्याओं को एक फैंटेसी स्टोरी के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाती है। फिल्म का एक बड़ा सवाल है, क्या इंसानों को सिर्फ इसलिए बाकी जीवों से ज्यादा अधिकार मिल जाना चाहिए क्योंकि उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस है? अगर जानवर भी इंसानों की तरह समझदार होते तो शायद वे भी इंसानों के फैसलों पर सवाल उठाते। यही सोच इस फिल्म को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। यहां जानवरों की सिविलाइजेशन एक तरह से इंसानी सोसाइटी का मिरर बन जाती है। हम उनकी दुनिया को देखकर अपनी दुनिया की कई समस्याओं को समझ सकते हैं। फिल्म में फ्रेंडशिप भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नोबिता जब एनिमल प्लैनेट के लोगों के करीब आता है तो उसके लिए वे सिर्फ अलग स्पीशीज के जीव नहीं रह जाते बल्कि दोस्त बन जाते हैं। यही फ्रेंडशिप उसे इस दुनिया की समस्याओं को समझने और उनके लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी इस एडवेंचर में अपना योगदान देते हैं। सभी की पर्सनालिटीज अलग हैं, लेकिन जब कोई बड़ा खतरा सामने आता है तो उन्हें मिलकर काम करना पड़ता है। यही टीम वर्क फिल्म के एडवेंचर को ज्यादा एक्साइटिंग बनाता है। फिल्म का विजुअल वर्ल्ड भी इसकी बड़ी ताकत है। जंगल, जानवरों की सिविलाइजेशन, फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर्स और फैंटेसी एनवायरनमेंट्स मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो बच्चों को तुरंत आकर्षित करती है। साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक एडवेंचर और इमोशनल मोमेंट्स को और प्रभावशाली बनाता है। लेकिन इन सब के पीछे फिल्म का असली संदेश है।
प्रकृति किसी एक स्पीशीज की संपत्ति नहीं है। धरती पर हर जीव का अपना महत्व है। अगर इंसान अपनी जरूरतों के लिए बाकी जीवों और उनके हैबिटेट को नष्ट करता रहेगा, तो इसका असर अंततः इंसानों पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि ये फिल्म केवल बच्चों की एडवेंचर मूवी नहीं रह जाती, बल्कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस की कहानी भी बन जाती है। मेरे अनुसार जंगल में दंगल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये किसी भारी भरकम लेक्चर की तरह एनवायरमेंटल मैसेज नहीं देती। इसके बजाय वह एक एंटरटेनिंग एडवेंचर के जरिए दर्शक को खुद सोचने का मौका देती है। जब हम एनिमल प्लैनेट के कैरेक्टर्स को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि जिस तरह इंसान अपने घर और अपनी सिविलाइजेशन को महत्वपूर्ण मानता है, उसी तरह बाकी जीवों के लिए भी उनका संसार उतना ही महत्वपूर्ण है। और अगर कोई बाहरी ताकत उस संसार को खतरे में डाल दे, तो वे भी अपनी रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। यही आइडिया कहानी को आगे बढ़ाता है। अब नोबिता और उसके दोस्तों के सामने सिर्फ इस अनोखी दुनिया को देखने का सवाल नहीं है। धीरे उन्हें पता चलता है कि एनिमल प्लैनेट के सामने एक बड़ा खतरा आने वाला है, और अगर उन्होंने समय रहते कुछ नहीं किया, तो इस पूरी सिविलाइजेशन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब उनकी यात्रा एक साधारण एडवेंचर से बदलकर एक ऐसी जिम्मेदारी बन जाती है जिसमें दोस्ती, साहस, टीम वर्क और प्रकृति की रक्षा चारों चीजें महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और यही से फिल्म का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अगले भाग में हम एनिमल प्लैनेट के मुख्य कैरेक्टर्स, इस दुनिया पर आने वाले खतरे, नोबिता के फैसलों और फिल्म के एनवायरमेंटल मैसेज का और गहराई से एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें एडवेंचर, फैंटेसी, जंगल, जानवरों की दुनिया और इंसानों की गलतियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश एक साथ देखने को मिलता है। फिल्म का नाम है जंगल में दंगल, जिसे अंग्रेजी में डोरेमोन नोबिता एंड द एनिमल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ये फिल्म अपने कॉन्सेप्ट की वजह से बाकी डोरेमोन एडवेंचर से काफी अलग दिखाई देती है, क्योंकि इसमें हमें ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जहां जानवर केवल जंगल में रहने वाले जीव नहीं है, बल्कि उनके पास अपनी भाषा, अपनी सिविलाइजेशन, अपनी टेक्नोलॉजी और अपना समाज भी है। अब जरा सोचिए, अगर इंसानों की तरह जानवरों की भी एक विकसित दुनिया होती और उन्हें हमारी दुनिया के बारे में सब कुछ पता होता, तो वे इंसानों को किस नजर से देखते? यही सवाल इस फिल्म की कहानी को बेहद इंटरेस्टिंग बनाता है। कहानी की शुरुआत नोबिता की सामान्य जिंदगी से होती है। हमेशा की तरह वो अपने आसपास की परेशानियों से जूझ रहा होता है और डोरेमोन से मदद की उम्मीद करता है। लेकिन इस बार उसका सामना एक ऐसी रहस्यमयी जगह से होता है जो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। धीरे धीरे उसे एक ऐसे संसार के बारे में पता चलता है जहां इंसानों के बजाय जानवरों ने अपनी अलग सिविलाइजेशन विकसित कर ली है। शुरुआत में ये दुनिया नोबिता के लिए किसी सपने जैसी होती है। यहां वो ऐसे जीवों से मिलता है जो इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं, अपने नियमों के अनुसार समाज चला सकते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोबिता को ये सब देखकर हैरानी भी होती है और एक्साइटमेंट भी। लेकिन फिल्म धीरे धीरे ये समझाने लगती है कि किसी भी सिविलाइजेशन का विकास केवल टेक्नोलॉजी से नहीं होता। उसके लिए समाज, जिम्मेदारी और प्रकृति के साथ संतुलन भी जरूरी होता है। यही इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण विचार है। एनिमल प्लैनेट की दुनिया को देखकर शुरुआत में ऐसा लगता है कि जानवरों ने इंसानों से बेहतर तरीके से अपना संसार बनाया है। लेकिन कहानी आगे बढ़ने पर दर्शक को समझ आता है कि इस दुनिया में भी समस्याएं मौजूद हैं और किसी भी समाज को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। नोबिता का कैरेक्टर इस जर्नी के दौरान काफी बदलता है। शुरुआत में वो इस दुनिया को केवल एक एडवेंचर की तरह देखता है। उसके लिए ये एक ऐसी जगह है जहां वो नए दोस्त बना सकता है और ऐसी चीजें देख सकता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन जब उसे इस दुनिया की वास्तविक समस्याओं का पता चलता है, तो उसकी सोच भी बदलने लगती है। उसे समझ आता है कि किसी दूसरे की परेशानी को
सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाना सही नहीं है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। यही नोबिता के कैरेक्टर का इमोशनल डेवलपमेंट है। डोरेमोन हमेशा की तरह उसके साथ रहता है और अपने फ्यूचरिस्टिक गैजेट से कई मुश्किलों को आसान करता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि टेक्नोलॉजी किसी भी समस्या का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। अगर सोच सही नहीं है तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी किसी काम की नहीं हो सकती। यही विचार फिल्म को आज के समय से जोड़ता है। आज इंसानों के पास पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी लगातार बढ़ रही हैं। जंगलों की कटाई, पोल्यूशन, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक इस्तेमाल और वाइल्ड लाइफ के लिए घटती जगह जैसी समस्याएं केवल जानवरों को ही नहीं बल्कि पूरी धरती को प्रभावित करती हैं। जंगल में दंगल इन्हीं समस्याओं को एक फैंटेसी स्टोरी के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाती है। फिल्म का एक बड़ा सवाल है, क्या इंसानों को सिर्फ इसलिए बाकी जीवों से ज्यादा अधिकार मिल जाना चाहिए क्योंकि उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस है? अगर जानवर भी इंसानों की तरह समझदार होते तो शायद वे भी इंसानों के फैसलों पर सवाल उठाते। यही सोच इस फिल्म को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। यहां जानवरों की सिविलाइजेशन एक तरह से इंसानी सोसाइटी का मिरर बन जाती है। हम उनकी दुनिया को देखकर अपनी दुनिया की कई समस्याओं को समझ सकते हैं। फिल्म में फ्रेंडशिप भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नोबिता जब एनिमल प्लैनेट के लोगों के करीब आता है तो उसके लिए वे सिर्फ अलग स्पीशीज के जीव नहीं रह जाते, बल्कि दोस्त बन जाते हैं। यही फ्रेंडशिप उसे इस दुनिया की समस्याओं को समझने और उनके लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी इस एडवेंचर में अपना योगदान देते हैं। सभी की पर्सनालिटीज अलग हैं, लेकिन जब कोई बड़ा खतरा सामने आता है तो उन्हें मिलकर काम करना पड़ता है। यही टीम वर्क फिल्म के एडवेंचर को ज्यादा एक्साइटिंग बनाता है। फिल्म का विजुअल वर्ल्ड भी इसकी बड़ी ताकत है। जंगल, जानवरों की सिविलाइजेशन, फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर्स और फैंटेसी एनवायरनमेंट्स मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो बच्चों को तुरंत आकर्षित करती है। साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक एडवेंचर और इमोशनल मोमेंट्स को और प्रभावशाली बनाता है। लेकिन इन सब के पीछे फिल्म का असली संदेश है, प्रकृति किसी एक स्पीशीज की संपत्ति नहीं है। धरती पर हर जीव का अपना महत्व है। अगर इंसान अपनी जरूरतों के लिए बाकी जीवों और उनके हैबिटेट को नष्ट करता रहेगा तो इसका असर अंततः इंसानों पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि ये फिल्म केवल बच्चों की एडवेंचर मूवी नहीं रह जाती, बल्कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस की कहानी भी बन जाती है। मेरे अनुसार जंगल में दंगल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये किसी भारी भरकम लेक्चर की तरह एनवायरमेंटल मैसेज नहीं देती। इसके बजाय वह एक एंटरटेनिंग एडवेंचर के जरिए दर्शक को खुद सोचने का मौका देती है। जब हम एनिमल प्लैनेट के कैरेक्टर्स को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जिस तरह इंसान अपने घर और अपनी सिविलाइजेशन को महत्वपूर्ण मानता है, उसी तरह बाकी जीवों के लिए भी उनका संसार उतना ही महत्वपूर्ण है। और अगर कोई बाहरी ताकत उस संसार को खतरे में डाल दे तो वे भी अपनी रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। यही आइडिया कहानी को आगे बढ़ाता है। अब नोबिता और उसके दोस्तों के सामने सिर्फ इस अनोखी दुनिया को देखने का सवाल नहीं है। धीरे उन्हें पता चलता है कि एनिमल प्लैनेट के सामने एक बड़ा खतरा आने वाला है, और अगर उन्होंने समय रहते कुछ नहीं किया तो इस पूरी सिविलाइजेशन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब उनकी यात्रा एक साधारण एडवेंचर से बदलकर एक ऐसी जिम्मेदारी बन जाती है जिसमें दोस्ती, साहस, टीम वर्क और प्रकृति की रक्षा चारों चीजें महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और यही से फिल्म का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अगले भाग में हम एनिमल प्लैनेट के मुख्य कैरेक्टर्स, इस दुनिया पर आने वाले खतरे, नोबिता के फैसलों और फिल्म के एनवायरमेंटल मैसेज का और गहराई से एनालिसिस करेंगे।